अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग के कहर की। तो नाज़रीन, कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी में वाक़ई गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी के नतीजे में 5 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। आतिशज़दगी से 7 अफराद के झुलसने की इतलात सामने आई हैं। आग ने करीबी 2 मंजिला इमारत की बालाई मंजिल को भी लपेट में ले लिया है। आग फैलने के खदशे पर बराबर वाली इमारत खाली करवा ली गई है। कई घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका और आग की शिद्दत के बायस 5 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिरा और फिर पूरी इमारत ही मुनहदिम हो गई। महकमा फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 16 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। अभी ताज़ा तरीन क्या है जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद जाय वक़्वा पर मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं? हमने देखा कि जो इमारत थी वो ज़मीन बोस हो गई थी, मलबे का ढेर बन चुकी थी। क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है? अच्छा, बिल्कुल। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हम इस वक्त मौजूद हैं। एक फैक्ट्री में सुबह यहाँ पर आग लगी थी जिसने इंतहाई शिद्दत इख्तियार की और उसके बाद चंद घंटों के बाद ही ये इमारत जो है वो आग की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो इमारत मुनहदिम हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान इस वाक़े में नहीं हुआ, लेकिन इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई है। इस वक्त रेस्क्यू 1122 के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आबिद जलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि रेस्क्यू के वर्क की इस वक्त क्या सूरत हाल है और कितना इसमें वक्त लग सकता है मजीद। देखें, इनिशियली इतलात हमें जो मिली थी वो 10:37 पे रेस्क्यू 1122 के कमांड एंड कंट्रोल पे ये कॉल रिसीव हुई थी और उसके बाद फ़ौरन से यहाँ पर टीम्स को डिप्लाई किया गया। चारों तरफ आपने देखा, हमने फ़ौरन से जो अपने हिकमत अमली यही थी कि इसको फर्दर स्प्रेड होने से भी रोका जाए, इस पे भी कंट्रोल किया जा सके। जो इनिशियली इतलात थी वो ये थी कि इसमें कोई नीचे गारमेंट का सामान रखा हुआ था, कोई कपड़े थे लुंडा के जो यहाँ पर तैयार करके फिर आगे भेज दिए जाते थे, प्लास्टिक का कुछ मटीरियल था। लेकिन ये जब इसकी फ़ाइनल रिपोर्ट बनेगी उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो सकेगी। और ये क्योंकि मिनटों में आपने देखा कि आग ने फ़ौरन से इसको तक़वियत मिली और फ़ौरन से ये पूरी बिल्डिंग जो है मिनटों में आग लगी है और घंटों में आपने देखा बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो गई है। तो इसको मज़ीद देखने की ज़रूरत है कि इसमें देखें कोई ऐसा केमिकल मटेरियल तो नहीं रखा हुआ था जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा आग की शिद्दत बढ़ी है। 3rd कैटेगरी की आग थी। इसकी शिद्दत को कंट्रोल कर दिया गया है। आपने देखा इसके साथ जो बराबर की फैक्ट्री थी उसमें भी इसको स्प्रेड होने से रोक दिया गया है। इस वक्त पूरी प्रायोरिटी हमारी यही है कि जो इस वक्त स्मोक है या इस बिल्डिंग के अंदर नीचे जो अगर कोई ऐसा मटेरियल और भी फर्दर जिसमें से चांसेस हो सकते हैं आग के बढ़ने का, तो कंट्रोल किया जा रहा है उसको। जो देखिए, इनिशियली वजह अभी तक तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन क्योंकि यहाँ इसमें कुछ हिस्से में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो अभी इसको हम कंफर्म तो नहीं कह सकते कि शायद कोई वेल्डिंग का काम चल रहा है या कोई ऐसी चीज़ थी, लेकिन ये अभी इनिशियली इतलात हैं। लेकिन जैसे ही क्लोज होगा तो इसको फिर प्रॉपर्ली इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फायर फाइटिंग के जब तक इंतजाम की बात है तो पूरी बिल्डिंग आपके सामने कोलैप्स हुई है फ़ौरन, तो इसकी तो इन्फॉर्मेशन अभी जैसे ऑपरेशन क्लोज होगा उसके बाद दे सकते हैं कि क्या यहाँ पर मौजूद था भी या नहीं था, और था तो क्या उसने कारामद होकर काम किया है या नहीं किया, उसकी मेंटेनेंस हुई है। इसकी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम टाइम के साथ दे सकेंगे आपको। आबिद जलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, रेस्क्यू 1122 के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। इनका ये कहना है कि ज़ख्मी खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई भी नहीं हुआ। इस बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम थे या नहीं थे, ये जब तहकीकात होंगी उसके बाद ये चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इमारत पूरी मुनहदिम हो गई है। इब्तिदाई तौर पर अब तक कोई आग लगने की इनका ये कहना है कि कोई वजह भी सामने नहीं आ सकी है। जी सही, तो हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद हमें तमाम तर डिटेल्स बता रहे थे इस वाक़े के हवाले से। तो कुछ घंटे बाद जो है आग पर काबू पा लिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जो मलबे का ढेर है उसे भी साफ़ किया जाए। और ये जो इमारत थी इसमें आग लगी और आग के शोले भड़के और इसके बाद जो है अब आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और ये अल्लाह का बहुत करम है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जिस सरकारी इदारों की निजकारी करना हुकूमत की मजबूरी है या मंसूबाबंदी, मगर हुकूमत पाकिस्तान को एक नए इक्तिसादी मोड़ पर ले जाने की कोशिश में मसरूफ है। वफाकी हुकूमत ने 1 साल के अंदर PIA, रोजवेल्ट होटल, फर्स्ट विमेन बैंक समेत 10 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला कर लिया। 5 साल के दौरान मजमूई तौर पर 24 सरकारी इदारों की मरहलावार निजकारी की जाएगी। वजह सिर्फ एक ही है कि खसारे का पहाड़ है जो कौमी खजाने पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बनता जा रहा है। IMF की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इदारों का खसारा 59 खरब रुपए से तजावुज कर चुका है। पेंशन वाजिबात 17 खरब और गर्दिशी कर्ज 49 खरब तक पहुंच चुके हैं।
सिर्फ बिजली का खसारा 24 खरब रुपए है। तो ये खसारे की वजह से जी ये मंसूबा बनाया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं पहले भी निजकारी के मामलात सामने आ रहे थे PIA के, वो खटाई में पड़ गए, और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इदारों की निजकारी की जा रही है, ये हुकूमत की पॉलिसी क्या है? क्या वाकई मईशत को संभाला देना है? क्या इतनी ही मजबूरी है और इनको निजकारी का प्रोसेस में से गुजार कर ही क्या मईशत को संभाला मिल सकता है? इसके दो बड़े आंसर हैं। एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी जो लॉसेस हैं सालाना तकरीबन 800 साढ़े 800 अरब रुपए के लॉसेस हैं इन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के। और तो अगर हम इनको निजकारी में के अमल में ले जाते हैं तो कम से कम हम वो पैसा बचा सकते हैं। तो करना तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओवरऑल इन इदारों की लाइबिलिटीज भी तकरीबन 5.5 से 6 अरब के 5.5 से 6 ट्रिलियन रुपए तक एक्यूमुलेट हो चुकी हैं। तो बहुत ज्यादा इनकी लाइबिलिटीज भी हैं और सालाना लॉसेस भी हैं। तो ये अमल तो करना बहुत जरूरी है। अब जो क्वेश्चन हमेशा उठता है कि हम उस अमल को सही तरीके से कर भी पाते हैं या नहीं, और जिससे हमारी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ज्यादा। अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, जैसे हम देख भी रहे थे कि पहले भी PIA की निजकारी का मामला शुरू हुआ था और उसके बाद वो मामला खटाई में पड़ गया। IMF भी बीच में आई और मामलात को सुलझाने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो निजकारी का अमल नहीं हो सका। और अभी भी हम देख रहे हैं, अब अगर ये इदारों की निजकारी की तरफ जाते हैं तो क्या इसको सियासत से पाक करके वाकई मईशत के लिए ये फैसला लिया गया है, या आपको लगता है कि कोई सियासी रंग भी झलक रहा है? नहीं, देखिए सियासत से तो इसको पाक करके ही निजकारी का अमल आगे जाएगा, वरना अगर सियासत इसमें रही तो ये फिर निजकारी नहीं होगी दोबारा। जैसे आपने कहा PIA की बात की, तो PIA में जितनी भर्तियां हुई हैं, जितने लोग पॉलिटिकल पार्टियों ने भर्ती की है, क्या वो उसको छोड़ेंगे कि वो निजकारी हो जाए? क्योंकि वो तो फिर बहुत से लोग फारग होंगे इससे। तो सियासत का रंग इसे नहीं देना चाहिए। ये मेरे ख्याल में ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है। इसको अगर हम फाइनेंशियल तरीके से और इसमें नेपोटिज्म को साइड पे रखकर अगर हम करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। अगर हम इसमें पॉलिटिक्स फिर ले आए और हमने सबसे बड़ी दूसरी बात है कि वेस्टेड इंटरेस्ट दोबारा ले आए, जो हम लाते रहते हैं, तो फिर लेकिन शाहिद साहब ये फाइनेंशियल डिसीजन तो है ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब कितने मुलाजमीन हैं जिनका रोजगार चला जाएगा। PIA का अमला जिस तरह हम देख रहे थे कि वो परेशान हाल हो जाएगा, नौकरियां कैसे मिलेंगी, और इन इदारों में जो अमला काम कर रहा है उनका फिर क्या होगा? और एक तरफ से मईशत को संभाला देना है, दूसरी तरफ से अवाम भी परेशान है, तो फिर ये कैसे डिसीजन लिया जाएगा और कैसे इन सब मामलात को संभाला जाएगा? वो बात आपकी बिल्कुल सही है और ये बहुत एक वैलिड पॉइंट है, जिसकी की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और फिर ये बाद में अमल नहीं होता। मगर हम एज अ कंट्री हमें भी तो ये सोचना पड़ेगा ना कि अगर हम 850 अरब रुपया साल का अपने टैक्सों से निकाल कर इन इदारों के लॉसेस को कवर करते हैं तो हम कब तक करेंगे? क्या हमारे इकोनॉमी ये अफोर्ड कर सकती है? क्या हमारे पास इतना सरप्लस पैसा है कि हम तकरीबन हर साल 850 अरब या उससे भी ज्यादा उठाकर लॉसेस में देते जाएं? तो ये बड़ी हार्ड डिसीजन है, ये कोई आसान डिसीजन नहीं है। इसीलिए ये अमल कई दफा स्टार्ट होता है और फिर फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें ये सारे इश्यूज हैं। उसका तरीका यही है, जैसे एस्टैब्लिश तरीका है कि जो अगर लोग फारिग हो रहे हैं तो उनको गोल्डन हैंडशेक दिया जाए, उनको कोशिश की जाए किसी और इदारे में एडजस्ट करने की, उनको सरप्लस पूल में डाले जाए। मतलब वो कई ऑप्शंस हैं, ये नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, मगर ये कि हम एज अ कंट्री कब तक इतने लॉसेस बर्दाश्त करते रहेंगे और कितने हमारे जो हम इनडायरेक्टली सारा अवाम इस चीज को पे करता है, हमारे टैक्स पे करते हैं और हम कर्जा ले लेकर इन इदारों के लॉसेस को कवर करते हैं, वो अब हम कर नहीं सकते। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब, आपने वक्त दिया और यकीनन ये इदारे
जिनको अब निजकारी के अमल से गुजारा जाएगा सिर्फ मईशत को संभाला देने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यही बयान सामने आ रहा है कि ये जी अब मईशत के लिए ज़ख्म बन चुके हैं। यही इदारे थे जो असासे थे जिनमें इस्लाहात तो अब नहीं की जा रही, जिनको अब निजकारी के अमल से गुजारा जाएगा और उसके बाद मईशत को संभाला दिया जाएगा और होपफुली ये करने से मईशत संभल जाए और हुकूमती पॉलिसीज़ भी क्लियर हो जाएँ। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान में ज़राई शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पहली बार डिजिटल ज़राअत शुमारी ने इस रीढ़ की हड्डी के बोझ और दरारों को बेनकाब कर दिया है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में 17,000 फार्म मालिकान ऐसे हैं जिनके पास 100 एकड़ या इससे ज़्यादा ज़मीन है और वो मजमूई तौर पर 36,50,000 एकड़ पर काबिज हैं, जो मुल्क की कुल ज़रई ज़मीन का 6% बनती है। मगर सवाल ये है कि इतनी बड़ी ज़मीन कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रही है। काबिल अफसोस हकीकत भी ये है कि इन बड़े ज़मींदारों की ज़मीनों पर ना तो कोई फसलें काश्त की जा रही हैं और ना ही इन ज़मीनों को बागात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादातर ज़रई फार्म को बड़े लोग पार्टीज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पर बात हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है सैयद महमूद बुखारी साहब, ऑल पाकिस्तान चेयरमैन किसान इत्तेहाद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद महमूद बुखारी साहब, जिस तरह के हम देख रहे हैं कि हमारे पास ज़मीन बहुत है लेकिन ज़राअत के लिए कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है हुकूमत की, और जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि ये फॉर्म मौजूद हैं, जगह मौजूद हैं जिनको पार्टीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ काश्तकारी नहीं की जाती, फसलें नहीं उगाई जाती, बागात नहीं बनाए जाते, क्या वजह है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया हम आपका और आपके सुनो टीवी का। बड़ा अहम इशू आपने ये उठाया है और ये बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान 76 सालों से हमारे कानों में आवाज़ आ रही कि ज़री मुल्क है और किसान खुशहाल और पाकिस्तान खुशहाल और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो मैं ये अर्ज करूँगा कि ये कोई 1-2 दहाइयों की कहानी नहीं है। आप देखें कि ये एक तसलसल है और यहाँ पे जो ताकतवर है वो अपनी जो मर्जी चलाता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ एक मैं लाहौर के अगर आपको बताऊं तो वहाँ पे 70% जो है वो ज़री ज़मीन ये कॉलोनीज और आपकी सोसाइटीज और आपके घरों के लिए जो है वो लग गई और ज़राअत पीछे चली गई और ये चीज़ें आगे आ गई। आप अगर गुजरांवालों को ले लें, कसूर ले लें, आप फैसलाबाद ले लें, आप मुल्तान ले लें, आप ये जितने बड़े शहर हैं उनकी 30 से 40% जो ज़री ज़मीनें हैं जहाँ पे फसलें काश्त होती थीं, जहाँ से आपको अनाज आता था अपने मुल्क के लिए, वो सारी ख़त्म हो गई। अगर मैं मुल्तान की आपको बात करूं तो आप हैरान होंगी कि 8,000 एकड़ के ऊपर जो है वो सोसाइटीज, कॉलोनीज और वहाँ पे खड़े जो आम के बागात तल्फ हो गए। आपकी जो ये जो सी पैक में जो सड़क बनाई गई उसमें बागात थे, तो बनाते वक्त इन चीजों का कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आप देखें कि इस वक्त दुनिया के अंदर तमाम जो फूड सिक्योरिटी है वो पहले नंबर पे है और बॉर्डर सिक्योरिटी दूसरे नंबर के ऊपर है। अब इसके जो है वो असरात जो है वो मुल्क के ऊपर अच्छे नहीं मुरतब हो रहे और होंगे। आप देखें कि जहां पे अच्छा महमूद साहब, लेकिन इसमें गफलत किसकी ज्यादा है? क्योंकि हम देख रहे हैं जो ऑन करता है, जो जमीन का मालिक है, क्या वही ये सब नहीं करना चाहता, या हुकूमत की पॉलिसीज ऐसी हैं, या फिर इतने मौके या अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी जा रही हैं कि वो इस तरह से अपनी जमीन को यूटिलाइज कर सकें? जी नहीं, ये बाई डिजाइन होता है। मैं आपको बताऊं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क की जो हुकूमतें हैं वो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो खुद इसमें शामिल होती हैं। अगर आप ये उठा के देख लें कि बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज हैं, बड़े बड़े जो ये अपना हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं, उनके पीछे कौन है आपको पता चलेगा कि उनके पीछे सियासतदान हैं, उनके पीछे ब्यूरोक्रेट हैं, उनके पीछे और बहुत सी ताकतें हैं जो उनके साथ मिलके वो हिस्सेदार हैं। मुझे बताएं ना कि आप और मैं तो नहीं ये काम कर सकते, ठीक है ना। जिन लोगों ने ये काम किए हैं उन्होंने सारा कुछ जो है वो मैनेज किया है। मैं ये कहता हूं कि इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा कि आप अपनी ज़राअत को जो है
वो तबाही के दहाने पे पहुंचा रहे हैं। जिस मुल्क की आबादी जो है, और महमूद साहब, हर ज्यादा साल मुद्दा एक ये नया सामने आता है कि जी हमें मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है और माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए भी बहुत से इकदाम उठाए जाते हैं। तो अगर इस तरह से ज़राअत का नुकसान होगा, दरख्त नहीं लगाए जाएंगे, फसलें नहीं आबाद होंगी, ग्रीनरी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली मौसमी तब्दीलियों के असरात तो होंगे। तो फिर वो एक जो एलिमेंट हुकूमत या ये मुद्दा या मौक़िफ़ पेश करती है, वो फिर किस बात से? जी बिल्कुल, आपने बहुत दुरुस्त सवाल उठाया है। मैं यही सवाल हुकूमत से बनता है कि आप अब आंखें बंद करके बैठे हो, आपके सामने ये सारा कुछ हो रहा है। मैं कहता हूं कि कोई बड़ा शहर या जिला इस तरह का नहीं है जहां पे खुलेआम जो जरी जमीन है, जो अनाज देती है। आपका 25 करोड़ का ये मुल्क है, आपने रोजाना खुराक खानी है तो जिंदा रहना है। आपकी जो इदारे हैं वो आपको बता रहे हैं कि आपके 37 लाख जो घराने हैं वो जो है क्राइसिस का, मुआशी क्राइसिस का शिकार हैं। आपकी जो गुर्बत की जो लकीर के नीचे जो रह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने जो उसके आदादो शुमार दिए हैं वो बड़े तकलीफ दे हैं कि हम 40-45% तक जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग रहने लग गए हैं। अब आपने मौसमाती तब्दीलियों की बात की है। आप ये देखें कि जहां पे मैंने बताया कि 8,000 एकड़ के ऊपर खड़े बाग तल्फ कर दिए जाएं, जहां पे जो भी कोई कॉलोनी बनती, जो कोई दरख्त है वो जो उखाड़ फेंके जाएं। आपका टिम्बर माफिया जो है वो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है और हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि सारे अफसरान मिले होते हैं, जो मंसूबा साज होते हैं वो मिले होते हैं और फिर हमारी अपनी असम्बलियां कानून पास करती हैं कि भाई आप जो है वो इतने यकीनन हुकूमतें कानून नहीं बनाती हैं। इस हवाले से सैयद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही वैलिड पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं और हम देख भी रहे हैं कि हुकूमत दावे तो बहुत करती है कि ज़राअत की तरक्की के लिए बहुत से इक़दाम करने हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो ज़मीनें होती हैं जहां फसलें आबाद करनी चाहिए, बागात बनाने चाहिए, दरख्त लगने चाहिए, वहां सोसाइटीज़ बन जाती हैं या इस तरह से कोई ना कोई माफिया होता है जो ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है, तो वो जो चीज़ें हैं वो कवर अप नहीं हो पाती हैं, जिससे हमारी मईशत को भी नुकसान होता है। यही ज़राअत है जिसने हमें अनाज भी देना है, खाना पीना भी देना है और हमारी मईशत का पेट भी पालना है और हमारी मईशत को संभाला भी देना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत की यहाँ पर पॉलिसीज़ जो हैं वो वाज़े नहीं है कि ज़राअत के लिए भी कोई भरपूर इक़दाम किए जाएं। फिलहाल प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। वेलकम बैक। एक बहुत ही अहम मौजू अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान को इस वक्त जिन बड़े मसाइल का सामना है उनमें शिद्दत पसंदी, फ़िरकावारियत और नज़रियाती तकसीम सरे फहरिस्त है। ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका हल सिर्फ बंदूक या कानून से मुमकिन नहीं, बल्कि एक मजबूत कौमी बयानिया दरकार है। ऐसा बयानिया जो इंसान दोस्ती, रवादारी और यकजहती को फ़रोग़ दे। नौजवान इस फिक्री जंग में सबसे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमें इन्हें सिर्फ डिग्री नहीं, सोचने और समझने की सलाहियत देनी चाहिए ताकि वो नफरत, लसानियत और फिरका वारियत से बुलंद होकर सोचें। इख्तिलाफ राय को दुश्मनी के बजाय जमहूरियत की खूबसूरती समझें। मीडिया, नसाब और मजहबी क़यादत, ये तीनों सतून अगर अपना किरदार जिम्मेदारी से निभाएं तो मुआशरा एक मुस्बत समत में चल सकता है। ख़ास तौर पर आज के डिजिटल दौर में जहां सोशल मीडिया नज़रियाती यलगार का मैदान बना हुआ है, वहां हमें भी एक पुरुमीद, मस्बत और बाशऊर बयानिया देना होगा जो नौजवानों को जोड़ने में काम आए। इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी और मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब। उनको वेलकम कहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, सबसे पहले तो ये बताएं कि दीन इस्लाम की असल रूह शिद्दत पसंदी, नफरत और फिरका वारियत के बारे में क्या मौक़िफ़ रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो दीन इस्लाम है वो सलामती और मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे की बात करता है और अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करीम में इरशाद है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त अता की है। और सरकार दो आलम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि फरमाया कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मैं ये समझता हूँ कि आज असल में हमने अपनी जो कदरें थी वो खोई हैं, जिसकी वजह से आज
मसाइल आ रहे हैं और यकीनन आज अगर हम वह अहकामात इलाहिया और रसूल अकरम नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नबविया और जो हमें अल्लाह के नबी की सीरत हमें बता रही है उस पर अगर हम अमल पैरा हों तो मैं समझता हूँ कि हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। देखें कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, मन कतल नफ्स बगैर नफ्स औ फसाद फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। फरमाया कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत की जान को बचाया। ये वतन पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर वजूद में आया और इस वतन अजीज़ को बनाने में लाखों इंसानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये तशद्दुदाना जो रवैये हैं इनसे बाहर निकला जाए, और इसमें हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी रियासत भी अपना किरदार अदा कर रही है, मगर कुछ दुश्मन कुव्वतें जो बेशक सर रियासत भी काम कर रही है, क्या वजह है कि आज नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो शिद्दत पसंदाना बयानिए से मुतासिर हो रही है? मजहबी क़यादत इसका सद्देबाब कैसे कर सकती है? मैं ये समझता हूँ कि हम सब की मिन हैसुल कौम जिम्मेदारी है कि हम मेंबर महराब के ज़रिए, अपने हर प्लेटफार्म के ज़रिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखें और इस पर बात करें। अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैगाम पाकिस्तान, एक पाकिस्तान का अजीम बयानिया, ये मेरे हाथ में है, मैसेज ऑफ पाकिस्तान। ये दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और ख़ुदकश हमले इसमें हराम करार दिए गए हैं। रियासत के अंदर रियासत या रियासत में हथियार उठाने को गैर शरई करार दिया, और ये बयानिया आज पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है और इसको हम हर घर की आवाज़ बना रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बयानिए ने दहशतगर्दी की कमर को तोड़ा है। और अभी आप जानते हैं कि आजकल जश्न आज़ादी और फ़तह मार्का हक जो अल्लाह ने हमें अता किया, उसने जश्न आज़ादी की अहमियत को और ज़्यादा दुबाला कर दिया, और अल्लाह ताला ने जो हमें ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फ़तह अज़ीम अता की, और दुश्मन को घुटने टेकने पर हमारी अफवाज ने अल्लाह की मदद से, और हमारे फील्ड मार्शल जो इसकी क़यादत कर रहे थे जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो क़यादत की और 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उसने इंटरनेशनल लेवल पर और दुनिया के दीगर ममालिक को और बिलखुसूस अमेरिका को कहा कि किसी तरह पाकिस्तान से हमें बचाओ। तो मैं ये समझता हूँ जब कौमें मुत्तहद होती हैं और कौमें यकजां होती हैं और कौमी यकजेती होती है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसका जब जवाब होता है तो फिर उसमें अल्लाह की मदद होती है और उसमें कामयाबी हमें अल्लाह ने अता की। और आज हम बेशक अल्लाह ने बहुत बड़ी कामयाबी दी है। सर फिरका वारियत और नज़रियातीन के खात्मे के लिए उलमाए कराम किस किस्म का अमली किरदार अदा कर सकते हैं, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि मेंबरों महराब इत्तेहाद उम्मत के अमीन मेंबर हैं, और इससे हमें चाहिए कि हम लोगों के दरमियान जो है एक ऐसी बात करें जो कि लोगों के दरमियान यूनिटी को पैदा करे, जो लोगों के दरमियान इंतशार को पैदा ना करे, जो लोगों के दरमियान वहदत को पैदा करे, जो लोगों के दरमियान इंतहा पसंदी को पैदा ना करे। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज़ पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम इस पर हो रहा है। अभी मुख्तलिफ प्रोग्रामात हमारे इस पर चल रहे हैं, और आपने देखा मुहर्रमुल हराम से पहले भी हमने कितना बड़ा ये काम किया। अभी हम जो है लाहौर में, अभी कल पेशावर में, आगे चलकर कोयटा में हमारी ये कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद किया जा रहा है। उस करने का मकसद भी यही है कि उलमाए कराम को जमा कर कर एक तो जश्न आज़ादी फतह मार्का हक की हम सेलिब्रेशन करें, और दूसरा हम नीचे ग्रास रूट लेवल पर जो है एहतराम इंसानियत, तशद्दुद से पाक मुआशरा, बैनुल मसालिक हम आहंगी और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग पर
ज़्यादा से ज़्यादा काम करें اور انشاءاللہ العزیز مجھے اللہ تبارک و تعالی سے بڑی امید ہے کبھی کہ جب انسان اخلاص دل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ میری حکومت، میری افواج، ہماری قومی سلامتی کے ادارے، ہماری قوم یکجاں ہو کر الحمدللہ اس پر آگے بڑھ رہی ہے، مگر اس پر ہمیں متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ وطن ہماری قوم بھی یکجا ہے اور افواج پاکستان بھی بہت محنت کر رہی ہے، عوام کو یکجا رکھنے میں بھی بہت بڑا کردار ہے، اور جس طرح سے ہمیں کامیابیاں ملی ہیں وہ لائق تحسین ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کا بھی دور ہے، جس طرح نوجوانوں کے ذہنوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ مذہبی خطبات اور مدارس کا نصاب جو ہے وہ نوجوانوں کو برداشت اور مکالمے کی تعلیم دے رہا ہے، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مدارس، مساجد اور ہماری مختلف جو تعلیمی درسگاہیں ہیں، اس کے اندر بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس مکالمے کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، ڈائلاگ کی بات کو بڑھائیں اور مختلف عنوانات کے اوپر پروگرامات کا جو ہے وہ انعقاد کریں اور تربیتی ورکشاپس کریں، تاکہ جو دشمن قوتیں وہ چاہتی ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ جنگ ہوئی، جنگ کے بعد محرم آیا، اور ان کا یہی تھا کہ ہم یہاں پر مسالکی جو مسائل ہیں یا نفاق ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں یا فرقہ واریت کو، مگر الحمدللہ ہمارے علماء نے، ہمارے ممبر و محراب نے، اور پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا، پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی محنت ہوئی، عاشورہ بھی اچھا بہتر انداز سے گزرا، انشاءاللہ آنے والے یہ جو مختلف پروگرامات آ رہے ہیں وہ بھی بہتر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ، یہ نہیں کہ دیکھیں کام بہت بڑا ہے، جتنا بھی ہم کریں گے وہ کم ہے، اور ہمیں اپنی ریاست کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ آج ہمارا دفاع مضبوط نہ ہوتا تو آج ہم اس قوت کے ساتھ جواب نہ دے سکتے۔ میں ابھی صدر ایران آئے تھے تو میں نے یہاں فاتحہ خوانی کی حضرت علامہ اقبال کے مزار پر، تو میں نے کہا ہمارا دشمن دونوں کا ایک ہے، اور اس کا گٹھ جوڑ اگر آپ دیکھیں اسرائیل اور پھر آگے بھارت، اور بھارت کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن ہو۔ اب ہم خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف سر بھارت سے جیسے میں کہوں گی جس طرح وہ ریاستی دہشت گردی پر بھی اتر آیا ہے، بھارت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کا پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے، ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کر رہا ہے، کچھ اندرونی اور بیرونی عناصر ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو اختلاف رائے کو دشمنی سمجھنے کی روش جو ہے معاشرتی ہم آہنگی کو کیسے نقصان پہنچا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں علماء کرام کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اور اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں بھارت اس وقت رسوا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے دن آ چکے ہیں رسوائی کے۔ یہ جو نریندر مودی کا ایک تشددانہ ذہن ہے اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اسی ذہن کے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس خطے میں امن ہو، تو آج پاکستان کا مورال الحمدللہ آسمانوں کے ساتھ جا کے لگ رہا ہے۔ آج ہماری جو سفارتی کوششیں ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں، اور الحمدللہ ہماری حکومت، ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان یا ہمارے فیلڈ مارشل کہیں بھی جا رہے ہیں تو ان کی ان تمام صلاحیتوں کو جو ہے سراہا جا رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے، سر ہمارے موقف کو بھی سراہا جا رہا ہے، ہمیں کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، اور ہمارے جو پاک افواج کے نوجوان ہیں ان کو بھی بہت سراہا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ایک مؤثر قومی بیانیے کی تشکیل میں مذہبی قیادت کا کیا حصہ ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی قیادت کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور اس کو ہمیں ادا کرنا ہوگا، وہ مسجد سے بھی کرنا ہوگا، وہ مدرسے سے بھی کرنا ہوگا، وہ ممبر و محراب سے بھی کرنا ہوگا، وہ ہر سطح پر ہمیں اور ہر پلیٹ فارم سے کرنا ہوگا، تاکہ یہ جو کچھ چیزیں بن رہی اور بنائی جا رہی ہیں اس سے ہمیں نجات حاصل ہو سکے، اور اس کے لیے ہم الحمدللہ کردار کو ادا کر رہے ہیں، اور ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے۔ میں علماء کرام سے کہوں گا کہ آپ اپنے اس کردار کو جاری رکھیں اور کوشش کریں، کیوں یہ ملک ہمارا ہے،
یہ بلوچستان ہو، یہ پنجاب ہو، یہ آزاد کشمیر ہو، یہ گلگت بلتستان، یہ پنجاب ہو، یہ سندھ ہو، یہ پاکستان کا حسن ہے۔ سر آخر میں جاتے جاتے نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے شدت پسندی کے حوالے سے کہ اعتدال پسند ہوں، امن کا راستہ اختیار کریں؟ دیکھیں، امن کا راستہ تو ہمیں اسلام دے رہا ہے اور آج ہمیں اسی کی طرف آنا ہوگا اور اس شدت پسندی سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ بڑی اچھی بات کی، بہت کچھ عرصہ پہلے ہماری میٹنگ تھی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب کے ساتھ، تو وہاں پر جب یہ بات ہوئی تو ہم نے بات کی اور کھل کر کی گئی کہ اگر آج بھی یہ جو لوگ مسلح گروپ ہیں اگر یہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کے لیے معافی ہو جائے گی، اور جو ہتھیار نہیں ڈالتے ان کے لیے ریاست جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی کرے گی۔ مگر میں سمجھتا ہوں اب تو وہ وقت گزر گیا، اب ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت اقدامات ہونے چاہیے، اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اور ہمارے جو مختلف ذرائع ان کے اوپر جو یہ کام کیا جا رہا ہے، اس کے روکنے میں بھی جو کردار ادا پیمرا کر رہی ہے یا مختلف ہمارے ادارے کرنے وہ بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی ممبر و محراب سے لوگوں کو یہ درس دینا چاہیے کہ ایسا کام نہ کریں جس سے پاکستان کمزور ہو، اور پاکستان کمزور ہوتا ہے تو ہم کمزور ہوتے ہیں۔ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو مضبوط بنائیں۔ کمزور ہو، ہم کمزور ہوں، ہمیں سب کو مل کر رہنا چاہیے اور اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بہت شکریہ مولانا عبدالخبیر آزاد ہمارے ساتھ تھے، آپ نے وقت دیا اور بہت ہی خوبصورت باتیں کی، اور انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کیا اور جس طرح سے ہمیں امن کا پیغام دیا۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہماری پوری قوم، ہماری ریاست اور ہماری افواج پاکستان ایسے ہی یکجا رہے اور ترقی کرے، اور پاکستان دن دگنی رات دگنی ترقی کرے۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ پروگرام میں اب بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہر شہری کا اپنی چھت اپنا گھر کا خواب اب حقیقت میں بدلے گا۔ اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے تحت روزانہ 450 سے زائد افراد جو ہیں وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ گھر بن کیسے رہے ہیں، کون کون اس منصوبے میں شامل ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس پہلے سے گھر موجود ہو مگر وہ اسے بہتر بنانا چاہے یا 1-2 کمروں کی تعمیر کرنا چاہے تو کیا حکومت ایسے شہریوں کے لیے بھی کچھ کر رہی ہے؟ تمام صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف علی شراز سے، جو اس وقت سیکرٹری ہاؤسنگ نور الابین مینگل کے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی شراز، بتائیے گا تو حکومت اس حوالے سے شہریوں کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر اپنا ہی چھت اپنا گھر منصوبہ جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے۔ اس وقت کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس کا باقاعدہ افتتاح بھی کر دیا۔ آج سیکرٹری ہاؤسنگ نور الابین مینگل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح شہریوں کو یہ گھر جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور مزید جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مریم نواز ان کی طرف بھی شفقت رکھیں تو ان کے لیے کیا پیغام ہے، کس طرح سے وہ اپلائی کر سکیں گے اس کو؟ دیکھیں، یہ بڑا یونیک ماڈل ہے اور پہلی دفعہ پاکستان میں پنجاب میں ہو رہا ہے اس پہ کام، کہ ہم کسی ٹھیکیدار یا ایکسین یا سرکار خود نہیں کر رہی ہے۔ اگر آپ کا اپنا 1 یا 3 مرلے کا پلاٹ ہے، 5 مرلے کا شہر میں، 10 مرلے کا گاؤں میں ہے، تو پورٹل پہ آپ بغیر کوئی پائی دیے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اور اس چیز کی تصدیق کی بات کہ آپ کا اپنا پلاٹ ہے، آپ کو 15 لاکھ کا بلا سود قرضہ جو کہ آپ نے 9 سالوں میں دینا ہوتا ہے وہ 2 قسطوں میں آپ کو دیتے ہیں۔ پہلی قسط 7.5 لاکھ روپے کی، جس پہ آپ نے لینٹر تک اور دیواریں اپنی کھڑی کرنی ہیں، اور دوسری قسط آپ کو ملی جب آپ نے اس میں چھت ڈالنا ہے۔ خود آپ نے اپنی چیزیں خریدنی ہیں، خود آپ نے اپنے مزدور رکھنے ہیں۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے وہ کوئی بابا ہے تو اس کے 2 بیٹے ہیں، جوان ہے، تو وہ کہتے ہیں جی مزدور کے پیسے میں نے بچائے ہیں اور میں اپنے بیٹوں سے مزدوری کرا رہا ہوں، خود بھی مزدوری وہ کرتے رہے۔ تو ساری اونرشپ جو ہے نا وہ دیٹ ریسٹ ود جو ہمارا بینیفیشری ہے۔ آپ بینک سے قرضہ لینے جاتے ہیں ہاؤسنگ کے معاملے میں 1 لاکھ روپے لیتے ہیں تو آپ کو 5 کر کے واپس کرنے پڑتے ہیں، اور وہ بھی 3-4 سال 5-7 سالوں میں کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ جس میں سود کوئی نہیں ہے، اور وہ سود اچھا بلا ہے جو کہ ہوتا ہے بینک جو کرتے ہیں۔ تو یہ اب تک ہم اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، 750 ارب روپے کا ہے، اس سے 5 لاکھ گھر بننے ہیں۔ اب تک 74 ارب روپے اور 62,500 کی ڈسپرسمنٹ ہم کر چکے ہیں۔ 10,000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں، وہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ 37,000 ایسے ہیں جن کو دوسری قسط چلی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا چھت ڈل رہی ہے 37,000 گھروں کی، تو وہ اگلے 2-3 مہینے میں وہ گھر ہمارے 10,000 میں ایڈ ہو جائیں گے۔
10,000 گھر اور ہیں جن کو ہم نے پہلی قسط دی ہے. 5,000 اور وہ ہیں جن کا پروسیس چل رہا ہے, ان کو ہم نے سلیکٹ کر لیا, ان کے ہم نے پیسے بھجوا دیے, لیکن کام انہوں نے شروع کرنا ہے. تو ایوریج جو سی ایم کا جو ٹارگٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نور مجھے آپ نے ہر دن 400-450 بندے آپ نے اپنے اپنے گھروں میں آپ نے مکمل گھروں میں پر ڈے کے حساب سے آپ نے موو ان کرنا ہے. جو ہمارا 12,500 کا جو پر منتھ کا ٹارگٹ ہے اس میں 415 لوگ جو ہے نا وہ ہم ایک دن میں اتنے گھر بنا کے لوگوں کو شفٹ کریں ایوریج, جو کہ میرے خیال میں سب کانٹیننٹ میں اس نوعیت کا یا دنیا ورلڈ لیول پہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہ ایک نوعیت کا بڑا زبردست پروجیکٹ ہے. اس پہ کچھ ہماری تجاویز اور بھی ہے جو کہ ہم چیف منسٹر کو ہم سبمٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک بندے کا گھر ہے, فیملی بڑی ہو گئی ہے, ایک کمرہ ایڈ کرنا ہے تو اس کو 15 لاکھ نہیں چاہیے, اس کو 5 لاکھ چاہیے. ابھی دیکھیں پچھلے بارشوں میں کوئی 150 بندہ فوت ہو گیا, جہاں بک ہو گئے بیکاز چھت کمزور ہے, بارشیں آ گئی, چھت گر گیا, تو وہ چھت صرف چھت بنانا ہے, باقیوں کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کے لیے 15 لاکھ نہیں چاہیے, اس کے لیے 4-5 لاکھ روپے چاہیے ہوں گے. تو اس طرح کی کیٹیگریز بھی نا میں جو آؤٹ آف دی باکس ہیں اور جس میں آپ زیادہ بینیفیشریز کو آپ کی زندگی میں بچا سکتے ہیں, ان کے گھر کو اگلے 30 سال کے لیے ایک پلاٹ ہے, اس پہ 1-2 کمرے ڈلے ہوئے ہیں, فیملی بڑی ہو گئی ہے, اوپر جگہ اویلیبل ہے, 2 کمرے اور ڈل سکتے ہیں. یہ تیسری کیٹیگری ہے. تو یہ 3-4 کیٹیگریز کا ہم ہوم ورک کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ بھی جو ہے نا ہم گورنمنٹ کی اپروول کے بعد, ان کی سبمٹ کرنے کے بعد پھر ہم ان کو ان پہ بھی ہم اپلیکیشن دیں. جی بالکل, سیکٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ ہر شخص کے لیے جو ہے وہ تجاویز بنائی جا رہی ہے. جو لوگ اپنا گھر نہیں بھی بنا پاتے, اگر وہ اپنا پورشن بھی بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی پرپوزل جو ہے وہ پائپ لائن میں ڈال دی گئی ہیں. اور وہ لوگ جن کے گھروں کی چھت گر جاتی ہے ان کی مینٹیننس کے لیے بھی جو پیسے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے تحت اس کے اوپر بھی نیکسٹ فیز کے اندر چیزوں کو لے کے جایا جا رہا ہے. جی ناظرین, پروگرام میں بات کر لیتے ہیں جموں کشمیر کی, جس کے دارالحکومت مظفر آباد کے نواحی علاقے شہید گلی اپر ڈنا کے مکین گزشتہ 3 سال سے سڑک کی سہولت سے محروم ہیں. 3 سال قبل لنک روڈ کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا جو تاحال مکمل نہیں ہو سکا ہے, اور علاقہ مکین جو ہیں اس حوالے سے احتجاج بھی کریں, لیکن انتظامیہ جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. اسی پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف وقاص کاظمی. وقاص, کہیے گا کب سے یہ معاملہ جو ہے وہ زیر غور لایا بھی گیا ہے اور انتظامیہ کیا کر رہی ہے, حرکت میں آئی ہے یا نہیں؟ جی بالکل, مظفر آباد کا نواحی علاقہ ہے شہید گلی, جہاں پر 1 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کے لیے عوام علاقہ سراپا احتجاج ہے. مارچ 2022 میں اس سڑک کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا جو کہ 1 سال میں مکمل ہونا تھا. ابھی تک یہ کام مکمل نہیں ہوا, تو عوام علاقہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. ان سے بات کریں گے. یہ کام مکمل نہیں ہو رہا ہے, پیسے انہوں نے نصف سے زیادہ پیسے ٹھیکیدار نے لے لیے, جو محکمہ اور ٹھیکیدار دونوں نے مل کر وہ کھا لیے اور روڈ کا کام مکمل نہیں کیا ہے. جو کام کیا ہے وہ بھی ناقص ہے. ہم متعدد بار محکمہ کے افیسران بالا سے ملنے گئے ہیں اور ہمیں ٹال مٹول کر کے واپس کر دیتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیکیدار کی جانب سے اس سڑک کا کام 1 سال میں مکمل کرنا تھا, لیکن اس نے کسی دوسرے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا, اس نے آگے کسی اور ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے رکھا ہے, جس کے خلاف اس متعلقہ جو ٹھیکیدار ہے اسے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. اگر وہ ان کا جواب نہیں دیتا تو اسے بلیک لسٹ کیا جائے گا, جس کے بعد اس سڑک کی کام کا جو تعمیر کا کام ہے وہ دوبارہ سے شروع کیا جائے گا. جی صحیح, تو علاقہ مکین پریشان ہے اور ٹھیکیداروں کی ملی بھگت ہے, ان کی غفلت ہے, جس کی وجہ سے عوام کو دشواری کا سامنا ہے اور عوام سراپا احتجاج ہے, اور حکومت کو چاہیے اس پر ایکشن لے اور سڑک کا جو کام ہے وہ مکمل کروایا جائے. اس طرح کے دیگر موضوعات پر بھی آنے والے پروگرامز میں بات کریں گے. فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.